इस बंदे को कत्ल करने का मतलब हजारों करोड़ों पाकिस्तानियों को कत्ल करना है, उनकी उमंगों को कत्ल करना है, उनके ख्वाबों को कत्ल करना है। आई सल्यूट दिस मैन। मतलब ये है एक अकेला आदमी है, बहुत बहादुर आदमी है, जिसकी जान का खतरा है, उसको ना अपनी जान की परवाह है, ना उसको अपने खानदान की परवाह है। वो इस चूंकि पार्लियामेंट आपकी जो है वो आधी है, मतलब आधी पार्लियामेंट से आप चल रहे हैं। 2 नंबर आपने जो है वो अपोजिशन लीडर रखा हुआ है, 2 नंबर आपने जो है वो वहां पे जो है अपोजिशन बिठाई हुई है। तो मतलब क्लियर रोड मैप अगले 5-6 महीने का आप नहीं रखते तो कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि व्हाई शुड पीपल पुट देयर मनी एट रिस्क। कि आपके अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो आखिरी उम्मीद है, मैं ऑलमोस्ट 70 के करीब पहुंच चुका हूँ। तो इस टाइम खान साहब के जलसा जो मीनार पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके खान साहब के इस साल के पहले जलसे को लेके क्या जज्बात हैं और उन्हें यहाँ आने में क्या मुश्किलात पेश आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली मेरा कल रात को मैंने खान साहब का 10:30 बजे जो खिताब था वो मैंने सुना, तो उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोग्राम बनाया कि ये जलसा जो है ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली खान साहब ने तमाम लोगों को एक कॉल दी है, बेसिकली एक विल ऑफ द पीपल जो है उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है आज कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो है वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है वो इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी के लिए जो ताकत जिस के पास है वो हमारे अवाम है। तो खान साहब एक ऐसी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि जिसके अंदर अवाम को इनके इस हक से जो है वो अरसा दराज से महरूम किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अवाम का जो जायज़ उनकी जो ओपिनियन थी उसके मुताबिक जो है वो कभी भी इस मुल्क के अंदर नताइज जो है वो नहीं निकले। और एक मखसूस जो है वो तबका जो है जिसको एक एलीट क्लास कहा जाता है, वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो हावी है, जिसके अंदर जो है वो तमाम शोबे बिला तखसीस जो है उसके अंदर उनका कंट्रोल है। और वहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो सारी की सारी जो है इसी एलीट तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनती हैं। और आवाम जिनके बुनियादी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसके अंदर तालीम, सेहत, उनकी हिफाजत और इनके रोज़गार के बारे में जो ज़मानत जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, बदकिस्मती से आज तक एक आम आदमी को उसके ये बुनियादी हकूक़ जो है वो नहीं मिल सके। मसलन के जो खान साहब का हकीकी आज़ादी का नारा है वो ठीक है? जी बिल्कुल। असल में खान साहब की हकीकी आज़ादी का जो मतलब है बुनियादी तौर पे, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी कुछ बुनियादी मसाइल थे कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के मुसलमानों के उनके बुनियादी हकूक़ और उनके मजहबी हकूक़ जो थे उनकी आज़ादाना तौर के ऊपर जो प्रैक्टिस करने की उनको इजाज़त नहीं थी। तो कायदे आज़म ने इसलिए इस एक तहरीक चलाई जिसके नतीजे में ये एक मुल्क जो है ये वजूद में आया। लेकिन बदकिस्मती से वो जिन लोगों ने तहरीके आज़ादी के अंदर कुर्बानी दी, हमारे असलाफ ने, उनकी नस्लें जो हैं, अब आम आदमी जो है वो उन तमाम हकूक़ से अभी तक महरूम है कि जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान एक ऐसी हस्ती है जो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर अपनी किसी ज़ाती गर्ज के, वो कुछ कौमी लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक जद्दोजहद कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि जी उसके अंदर शिरकत करे। इसी वजह से मैंने रात को ये सोचा कि अगर मैं इसके अंदर शिरकत नहीं करूँगा तो बुनियादी तौर पे मैं इस तहरीक के साथ अपनी जो है वो इसके साथ नामुंसलिक होने की तस्दीक करूँगा। तो मैं आज यहाँ पे खान साहब के साथ अपना एक सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए यहाँ पे आया हूँ कि खान साहब आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम है। मैं खुद तकरीबन इस वक्त मेरी 67 साल उम्र हो चुकी है। मैं तमाम अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने देखा था जब शुरू में तो वहाँ पे उस वक्त कुछ मेरिट भी था, उस वक्त तालीम का निज़ाम भी जो था, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर अच्छा होता था, अस्पतालों के अंदर छोटा मोटा इलाज भी जो था वो हो जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस मफाद परस्त टोटे ने तमाम जो मुल्क के
जो रिसोर्सेज थे, जराए थे, वो इन्होंने अपनी तरफ कर दिए और वहां पे वो बुनियादी सहूलतें जो थोड़ी बहुत मुयस्सर थी, आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी उससे भी महरूम हो गया। अब एक आम आदमी के लिए सच्ची बात है कि आज के दौर के अंदर सबसे पहले ये है कि 3 वक्त की रोटी खाना ही एक बहुत बड़ा मसला है। अगर वो कोई पूरी कर ले तो उसके बाद तालीम का हुसूल जो है वो भी बहुत महंगी है। अब अंदाजा करें आप कि एक आम कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था, जब मैंने MBA किया था, तो उस वक्त वो बड़ी मामूली फीसें होती थी। आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जाएं तो लाख लाख रुपया जो है एक एक सेमेस्टर की फीस है। अब एक आम आदमी जिसके पास महदूद जराए हैं, वो बेचारा कहाँ से मतलब ये है कि इसका बंदोबस्त करे। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इसके अंदर यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो सोच है वो बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे है कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी को, आप अंदाजा करें कि ये खान साहब की जद्दोजहद के नतीजे में हमारी जो एक आबादी है उसका निस्फ हिस्सा जो है खवातीन पे मुश्तमिल है। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो इन खवातीन को मुतहर्रिक करने के अंदर भी खान साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया। आप जरा तसव्वुर करें कि जिस मुल्क की आधी आबादी बिल्कुल कुछ ना करे और बाकी आधी आबादी जो है उसमें भी से भी एक मखदूद तबका जो है सिर्फ उसकी जो है पास तालीम का हक हो, नौकरी का हक हो, सब चीज़ों का हक हो, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो लिहाजा इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों को इसके अंदर जो है बगैर किसी तमीज़ के, बगैर किसी फ़र्क के, उनको जो है यहाँ पे मौके मिलने चाहिए, तालीम के मौके मिलने चाहिए, सेहत की उनको सहूलतें मिलनी चाहिए और उनको यहाँ पे नौकरियों के जो है मौके मिलने चाहिए। सियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टियों के अंदर ख़ानदानों ने कब्जा किया हुआ, आम आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अगर तसव्वुर कर भी ले तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। मतलब ये इन्होंने इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया है और इसको एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बना दिया है कि लोग इसके अंदर आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के अंदर जब जाते हैं ऐवानों में तो वहाँ पे करप्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पैसे तो कई गुना रिकवर करने हैं। तो लामहल्ला जब वो करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लोग लगाते हैं तो इसलिए तो नहीं लगा रहे कि जी उनको को बड़ा खौफ खुदा है, या अगर इतना खौफ खुदा हो तो फिर लोगों के वो हकूक जो है वो क्यों तलब करें। तो ये एक हमारा जो एक क्लब है कौमी असम्बली का, सेनेट का, आप देखें सेनेट के अंदर कोई भी सेनेटर जो है वो पैसों की खरीदो फरोख्त के बगैर इलेक्ट ही नहीं होता। तो मकसद ये है कि इस मुल्क का इतना गैर मुनसिफाना निज़ाम है। अब हालत आप देखें कि इस वक्त इतना मुल्क मकरूज हो चुका है कि अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान की सारी आमदनी जो है वो सिर्फ कर्ज और सूद उतारने के ऊपर खर्च हो रही है। तो अब हमारे पास बाकी अपने लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए पैसा ही कोई नहीं। अब वो पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? वो पैसा जब तक इस मुल्क के अंदर जो है जितने लोग यहाँ पे, जो ये मुल्क जिन लोगों को एक मौके मुहैया कर रहा है, तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं अगर वो टैक्सेस नहीं देंगे, अगर इस मुल्क के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ेंगी, अगर आमदनी का जराए नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे कर्जे उतारेंगे, हम कैसे लोगों के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। और यही वो सोच है जिनकी लाइन के ऊपर खान साहब जो है मुस्तकिलन सोच रहे हैं और वो इस मुल्क को इस जंजाल से, इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अकेला आदमी है, बहुत बहादुर आदमी है, जिसकी जान का खतरा है, उसको ना अपनी जान की परवाह है, ना उसको अपने खानदान की परवाह है, वो इस कौम की खातिर जो है, इस कौम की खातिर। और ये वाला वो अमल है जो कि अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक हर उस शख्स को पसंद फरमाते हैं जो उसके बंदों की फलाह के बारे में सोचता है। तो खान साहब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुआशरे के कमजोर तबकों को जो है वो ऊपर उठाया। वो जब मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना शरीफ के अंदर जितने मुहाजिरीन थे उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वहां पे जितने लोग मौजूद थे मदीना में उन्होंने सब कुछ उनके साथ शेयर कर दिया। तो बात यह है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब तक आप माशरे के अंदर इन उसूलों की तरवीज नहीं करेंगे लोगों के अंदर, हमारे जो कमजोर लोग हैं, हमारा फर्ज है
दीन के मुताबिक भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। यहाँ पे सिर्फ वो जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे हैं और पूरी की पूरी कौम जो है वो बेचारी एक मुश्किल के अंदर मुब्तला है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की इमरान खान, सच्ची बात है मेरे हिसाब से तो आखिरी उम्मीद है। मैं ऑलमोस्ट 70 के करीब पहुंच चुका हूँ। मतलब जो वो कहते हैं कि डिफाइनिंग मूवमेंट पे है पाकिस्तान, ये फैसला कुन वक्त है, अगर यहाँ पे अगर हमने ना स्टैंड लिया तो फिर कभी नहीं। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस स्टेटस को और इस जो है वो मफाद परस्त अशराफिया के खिलाफ पहली दफा किसी बंदे ने जुर्रत के साथ जो है और एक हिकमत के साथ, जुर्रत और हिकमत मैं कहूंगा, उसके साथ उन्होंने हाथ डाला है। इनके सामने खड़े हुए, क्योंकि इनके सामने तो को खड़ा होने के लिए ये जरूरी है कि आप बाकिरदार हों ताकि ये तबके आपको ब्लैकमेल ना कर सके। वगरना माजी में जितने भी हमारे लीडर थे उनकी चूंकि खामियां होती थी वो इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाते थे और ब्लैकमेल होकर फिर इनकी मर्जी के मुताबिक वो चलते रहते थे। कभी एक को उतार देते थे, कभी दूसरे को ले आते थे, वो चुप कर जाते थे चूंकि उनकी कमजोरियां होती थी, उनके मफादात वाबस्ता होते थे। तो इस शख्स के चूंकि जाती मफादात वाबस्ता नहीं है, ये डट के खड़ा है। इसको सिर्फ उन्होंने जो खौफ दिलाया वो यही दिलाया कि जी जान जो है वो चली जाएगी। और सच्ची बात ये है कि मुझे पूरी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इस शख्स ने समझाया। मेरा एक अच्छे मजहबी घराने के साथ ताल्लुक है, लेकिन वो मौलवियों ने कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तरीके से डेफिनेशन नहीं समझाई कि जिस तरीके से इस शख्स ने समझाया है कि सवाए अल्लाह के हमें और किसी से कोई डर नहीं है। और ये है भी हकीकत, क्योंकि रिस्क भी उसके हाथ में है, जिंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में है, मुकद्दर भी उसके हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो इंसानों से डरने की क्या जरूरत है? तो लिहाजा अल्लाह से अगर आप सिर्फ डरेंगे और इंसानों से नहीं डरेंगे, ये वो बुनियादी खसूसियत है जो चाहिए होती है किसी भी माफिया के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए। और ये वो जद्दोजहद है कि जो मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने पाकिस्तान में की नहीं जब से पाकिस्तान बना है। भुट्टो साहब के जमाने में उन्होंने नारा जरूर लगाया था, लेकिन आखिरकार वो भी इस माफिया का हिस्सा बन गए और उन्होंने भी उस माफिया के साथ मिलकर तो इन्हीं माफियाज को फर्दर प्रमोट किया। आप देख लें आज पीपल्स पार्टी के अंदर सारे वही माफियाज बैठे हुए हैं, जबकि उस वक्त जो नारा लगाया गया था उसका बिल्कुल कोई डिफरेंट मकसद था। वो यही था कि आम इंसान की वेलफेयर जो है, एक वेलफेयर स्टेट जो है आखिरकार पाकिस्तान में जब तक नहीं बनती तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं तो सच्ची बात है कि आई सल्यूट दिस मैन। मतलब ये है कि ये जितनी ये बहादुरी के साथ एक मिशन, हमारा मिशन लेके आगे चल रहा है, मतलब तो इसी वजह से मैंने, सच्ची बात है कि मेरा कल दोपहर तक प्लान नहीं था, रात को जब मैंने खान साहब की तकरीर सुनी तो मैंने कहा कि बहुत जरूरी है, वी हैव टू गिव ए मैसेज। उनकी जिंदगी को खतरा है, ताकतवरों को ये मैसेज पहुंचाना है कि यार एक बंदे को कत्ल करोगे तो कितने दिलों को कत्ल करोगे। ये नहीं है कि एक बंदे को, इस बंदे को कत्ल करने का मतलब हजारों करोड़ों पाकिस्तानियों को कत्ल करना है, उनकी उमंगों को कत्ल करना है, उनके ख्वाबों को कत्ल करना है। मतलब ये तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हम जितनी भी ज्यादा खान साहब के साथ अपनी जो है वो सॉलिडारिटी जो है वो शो कर सके। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को ये करनी चाहिए, क्योंकि उसका मकसद जो है वो हमारी वेलफेयर, पाकिस्तान की वेलफेयर है। सर लास्ट पे आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत गुफ्तगू है, लास्ट पे जो आप ये गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं? देखें जी, बात ये है कि रास्ते बंद करना ये को पहली मैं नहीं दफ़ा देख रहा। ये जितनी भी हुकूमतें होती हैं यही हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, पुलिस को इस्तेमाल करती हैं, ताकत को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बात यह है कि एक बात हुकूमत को भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस तरीके से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते, नंबर एक। नंबर दो, इस तरीके से आप आइन में दिए गए बुनियादी जो हमारा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, हमारा इंडिपेंडेंटली जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने का हक है, तो आप हमें उस हक से महरूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये सारे काम करेंगे तो उसके नतीजे में आप अपने पॉलिटिकल करियर को बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो सियासत में ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर खान साहब के बारे में लोग एक राय रखते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगर समझते हैं कि ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब है कि विल ऑफ पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड।
अदरवाइज किसी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि अगर आप लोगों की विल का एहतराम नहीं करेंगे, लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करेंगे, तो आप समझते हैं कि ताकत के ऊपर आप इस मुल्क के ऊपर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श सकते हैं। तो ये ना कभी माजी में हुआ है, ना कभी अभी होगा। अभी भी आपके पास जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कह लें कैपिटल है, आपके लिए बेहतरी इसी के अंदर है कि आप लोगों को सियासी एक्टिविटी के अंदर शिरकत करने दें, उनका हक उनको दें, और किसी तरीके से आप इस मुल्क के निज़ाम को आगे इस तरीके से बढ़ाएं कि जिसके अंदर लोगों का मैंडेट जो उसके अंदर शामिल हो। अनफॉर्चुनेटली लोगों के मैंडेट के बगैर कोई बाहर का मुल्क भी आपकी इज्जत नहीं करता। उनको पता है कि जी इनके पीछे तो पब्लिक ही नहीं है। तो जब आपका कोई बाहर का, अब IMF का फॉर एग्जांपल आप देख लें कि इस वक्त जो एक एग्रीमेंट है वो ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी तजब्जब का शिकार है। वो क्या तजब्जब है उनको भी पता है कि भी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इट इज अ वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट, और ये IMF का मुआहदा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हु इज गोइंग टू पे? पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों ने जो है इस सारे के सारे मुआहदे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। किसी कहीं पे सेल्स टैक्स दे के, कहीं पे इनकम टैक्स दे के, कहीं पे बिजली पे सरचार्जेस दे के, तो ये सारी की सारी तकलीफ तो अवाम ने बर्दाश्त करनी है। तो जिन लोगों ने तकलीफ बर्दाश्त करनी है दे आर नॉट बिहाइंड द गवर्नमेंट। तो वो जो एक इंटरनेशनल लेंडर ऑफ द रिजॉर्ट कहते हैं इसे IMF को, वो फिर आपकी बात कैसे सुनेगा? वो तो तजब्जब का शिकार है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे इकदाम करें जिसके तरीके में लोगों को नजर आए कि इस मुल्क के अंदर आइंदा को 5-6 महीनों के अंदर सियासी इस्तेहकाम आने जा रहा है कि ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो जब तक ये एक क्लियर रोड मैप अगले 5-6 महीने का आप नहीं रखते तो कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि व्हाई शुड पीपल पुट देयर मनी एट रिस्क कि आपके यहाँ पे अरबों रुपए लगाएं और आगे पता ही नहीं है कि आपने जाना किधर है, आपकी हुकूमत कैसी होगी, अवाम जो है इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब देखें ना कि 1.5 अरब रुपया वो दे देते हैं, कल को लोग कहेंगे जी हम तो जनाब ये पैसे, चूंकि लेंडर्स को तो वापसी का भी उन्होंने देखना होता है कि हमें वापस कैसे मिलेगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है जो लोग हैं कि ये इक़्तिदार की कोई बात नहीं, और ख़ास तौर पे ये जो शरीफ फैमिली है इनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है ये कितनी दफ़ा इक़्तिदार में रह चुके हैं कि आए हैं इक़्तिदार में, गए हैं इक़्तिदार से, फिर दोबारा मौका मिला। तो इट डजंट मीन कि जी अगर आज ये इलेक्शन के अंदर ये हार जाएंगे और PTI जीत जाएगी तो ये सारी उम्र के लिए दे विल बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। तो मतलब किसी भी सियासी निज़ाम में ऐसे नहीं होता। तो दे शुड बिलीव इन दिस सिस्टम। उनको इस सिस्टम के ऊपर जो है अपनी जो है उसका इजहार करना चाहिए, और उसके अंदर फिर जब ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो फतह या शिकस्त कोई अहमियत नहीं रखती, अवाम की राय अहमियत रखती है। तो जो भी अवाम की राय है वी शुड अप्रिशिएट दैट। वो मेरी मर्जी में है या आपकी मर्जी में है, हमें इससे कोई किसी किस्म की जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुल्क को जो है मैं समझता हूँ कि इस अनरेस्ट से निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्द हो सके वो, अब आप देखें सच्ची बात है कि ये रुपया डिवैल्यू हो गया है। अब इस अनरेस्ट की वजह से और जितने भी ये मेजर्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी ने ऑन ट्रैक आना है, जब तक ये कम से कम वक्त में हम उस रोड मैप में नहीं चढ़ते हमारी हालत मजीद खराब होती जाएगी। तो हमें तो इस चीज की जरूरत है कि जल्द अज जल्द एक ऐसी हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद में आए कि जिसको तमाम फरीकों की जो है वो हिमायत हासिल हो, ताकि जब वो लोगों से बात करें तो वो एक हकीकी पाकिस्तान के नुमाइंदे हों। मौजूदा हुकूमत को तो इस वक्त जो है वो बैरूनी जितने भी लोग हैं वो इनको वो समझते ही नहीं है कि ये हकीकी नुमाइंदे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट आपकी जो है वो आधी है, मतलब आधी पार्लियामेंट से आप चल रहे हैं। 2 नंबर आपने जो है वो अपोजिशन लीडर रखा हुआ है, 2 नंबर आपने जो है वो वहां पे जो है अपोजिशन बिठाई हुई है। तो मतलब इट्स लोगों को किसको आप धोखा दे रहे हैं? मतलब ये है कि ठीक है अपने अवाम के ऊपर तो आप दांसली कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो दे डोंट टेक इट दैट वे। वो तो इसकी वो ट्रू स्पिरिट में लेते हैं कि ये सब मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक वेरी पुअर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो मैं कहूँगा ही नहीं, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी इन फैक्ट कि जी आप एक पार्टी में से चंद लोग जो है मफाद प्रस्त उनको इकट्ठा करके एक अपोजिशन का ग्रुप बना के असेंबली चला रहे हैं, फिर आपके पास उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किए हैं, आप साल लेके बैठे रहे हैं, जब आपने देखा कि जब आपको कोई खतरा पैदा हुआ तो आपने फौरन कबूल कर ली है।
मतलब ये है कि वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड वी मस्ट, मेरा ख्याल है कि हम सबको ये चाहिए कि हमारा मुल्क है तो सब कुछ है, और अगर हमारा मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर ये खुदा न खास्ता खाके में बदन मेरे मुंह में खाक, अगर इस मुल्क को कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब आने वाले दिन जो है ये और मुश्किल आ रही, ये अब किसी को अंदाजा नहीं है। महंगाई आज ही मैं देख रहा था 46% पे पहुंच गई। सच्ची बात है, मेरे जैसा बंदा भी अब मतलब ये है कि पिंच फील करना शुरू कर दिया। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की है, लेकिन अब मुझे भी एहसास होना शुरू हो गया कि कितनी, कल मैं एक रेडी पे खरीदने लगा फ्रूट, तो वहां पे एक बंदा इतना परेशान था, मैंने उसको देख के तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये बंदा इतना परेशान है तो मैं क्यों खरीदूं। इतने लोग हमारे, मेजॉरिटी रमजान है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। आटा क्या चीज है, स्टेपल फूड है, बुनियादी कि जो पेट भरने के लिए आपको चाहिए। अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती से वो भी नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हम इस पॉलिटिकल केओस को खत्म करें, सॉर्ट आउट करें, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट करें और एक फ्यूचर क्लियर रोड मैप दें, उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो मेरी तो यही मैसेज है कि